एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और हम इस कार्यक्रम के जरिए जान रहे हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ किस तरीके से किसान के हर वर्ग तक पहुंच रहा है। अंतिम किसान भी सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहा है। हमारे साथ मुख्यमंत्री ने भी संवाद किया, इसके साथ ही तमाम किसानों ने भी संवाद किया और लखपति दीदियों ने भी संवाद किया। लेकिन अब वक्त है मंत्रियों के संवाद का और मंत्रीगण हमारे बीच मौजूद हैं और इसके साथ ही सबसे पहले मंत्रियों का मैं स्वागत करना चाहूंगी। कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी, बहुत स्वागत है आपका। और मैं चाहूंगी कि एक बार तालियों की गड़गड़ाहट हो। कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी का बहुत स्वागत है और इसके साथ ही वन मंत्री केदार कश्यप जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। सर प्लीज आप मंच पर आ जाइए। और इसके साथ ही राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मंत्रियों से हम जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से जो सहभागिता होती है अलग अलग विभागों की, और वो सहभागिता किसानों के यहाँ पर जिस तरीके से किसान वर्ग जो है वो सरकार का धन्यवाद भी कर रहा है, क्योंकि हर योजना का लाभ किसानों तक पहुँच रहा है। चाहे किसान समृद्ध हो, सशक्त हो, लेकिन किसान यहाँ पर सरकार का धन्यवाद कर रहा है। एक बार फिर से मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी का। एक बार तालियां बजती रहनी चाहिए। वन मंत्री केदार कश्यप जी का और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी का। और मैं ये भी चाहूँगी कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा सर भी मंच पर आ जाएं और हमारे विशिष्ट मेहमानों का, मंत्रियों का स्वागत किया जाए बुके देकर। तो किसानों तक हर एक योजना का लाभ पहुंच रहा है, चाहे वो किसान समृद्ध योजना की बात हो या फिर अलग अलग योजनाओं की बात हो। किसान सशक्त हो रहा है, समृद्ध हो रहा है और इसके साथ ही कम लागत में अच्छी आय मिल पाए, उसे लेकर लगातार योजनाएं चलाई जा रही हैं और जमीनी स्तर पर भी उन योजनाओं का लाभ दिख रहा है। तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि अब मंत्रियों से संवाद होगा। अलग अलग मंत्री हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं, जहां कृषि मंत्री अपने विचारों को रखते हुए नजर आएंगे और इसके साथ ही वन मंत्री केदार कश्यप जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो भी अपने विचारों को रखेंगे किस तरीके से वन क्षेत्र किसानों के जो योगदान है सशक्त करने में वो निभा रहा है। और इसके साथ ही राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी का भी स्वागत है, जो राजस्व विभाग की चीज़ों को हमारे समक्ष रखेंगे और किस तरीके से किसानों के समृद्ध होने में राजस्व विभाग सहभागिता निभा रहा है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और अब मैं चाहूँगी कि मंच पर मेरी सहयोगी छाया चौधरी आ जाएं और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता जी आ जाएं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये चर्चा काफ़ी सार्थक रहने वाली है और किसानों तक किस तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है उसे लेकर हम चर्चा करेंगे और आगे सरकार का रोड मैप क्या है उसे लेकर भी सरकार के विजन को जानने का प्रयास करेंगे। ओवर टू यू छाया एंड रुपेश सर। शुक्रिया सोनाली। तो हमारे बीच में कृषि मंत्री, सहकारिता और वन मंत्री और राजस्व मंत्री हैं। तीनों मंत्री खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से, और आज सवाल लेंगे और सवाल से समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल खेती के जरिए छत्तीसगढ़ आगे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, उसका रोड मैप क्या है। नेताम जी, सबसे पहले आपसे मैं सवाल लेना चाहूँगा। गवर्नमेंट ने पॉलिसी में कुछ अप्रोच में चेंज किया है, सिर्फ धान पर जोर न दे करके दूसरे फसलों की तरफ भी जो डाइवर्सिफिकेशन है उसकी तरफ किसानों को डाइवर्ट करना चाहती है और कहना चाह रही है कि हम आपको जो इनपुट सब्सिडी है वो बढ़ा करके दे रहे हैं, लेकिन आप दूसरी फसलों को भी आजमाइए। मुख्यमंत्री ने भी जब संवाद किया तो उनका भी जोर इन्हीं सब बातों पर था। तो दरअसल इसके पीछे सोच क्या है और क्या इसका असर आप देखते हैं आने वाले दिनों में? जी, मीडिया टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से हम अपनी बात, सरकार की बात आम किसानों तक, आम जनों तक पहुंचा पा रहे हैं। और इसलिए जो अवसर दिया है, मंच दिया है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। जहाँ तक आपका प्रश्न कि धान के बदले दूसरे फसल लेते हैं तो उसमें ही आप उनको लाभ देना चाहते हैं।
या कृषि उन्नति योजना का लाभ देने के लिए बात कर रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार किसानों की हित में काम करने वाली सरकार है, किसानों के हितैषी सरकार है। और इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे किसानों के हित में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार और प्रदेश में आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार, इस सरकार में जितना भी बड़े से बड़े काम हो किसानों के हित में, वो सब हमारी सरकार का देन है। अब यदि किसानों के हित के लिए अलग से अलग योजना, चाहे फसल बीमा योजना की बात करें या किसान समृद्धि योजना की बात करें, किसान सम्मान निधि योजना की बात की, योजना तो अलग है, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन हैं कि ये योजना क्यों दिया गया, क्या कारण है। तो आगे हम विस्तार से अगर बात होगी तब करेंगे। जहाँ तक आपने इसके बारे में बताया कि देखिए, हम किसानों के हित में हम काम कर रहे हैं, तो इसका एक साइंटिफिक रीजन है, कारण है कि उन्हें क्यों हम फसल का परिवर्तन करना चाहते हैं, धान के जगह में दूसरा फसल को प्रमोट क्यों करना चाहते हैं। इसलिए करना चाहते हैं कि जो एक वैज्ञानिक, जो हमारे रिसर्च सेंटर, जो रिसर्चर होते हैं, उनके तरफ से ही इस तरह से पाया गया है कि सिर्फ धान की अगर फसल लिया जाए तो धीरे धीरे वो जमीन की जो उर्वरा शक्ति वो धीरे धीरे कम होते जाती है। क्यों? क्योंकि धान में सबसे अधिक खाद की जरूरत होती है, खाद का हम प्रयोग करते हैं, और यही कारण है कि सबसे अधिक खाद का प्रयोग करने से हमें उसमें जो प्राकृतिक जो तत्व हैं उसमें छिपे हुए जैविक जो तत्व हैं, वो जैविक तत्व भी एक तरह से समाप्त होते जाता है खाद के, रासायनिक खाद के प्रयोग से। यदि इसके जगह में हम दलहन की खेती लेते हैं तो उसमें जो तत्व है जमीनों के अंदर, वो तत्व भी बल्कि उसे पोषित करने का काम करता है जी, वो पोषण भी देता है और जमीन की उर्वरा शक्ति को भी बना के रखता है। और इसीलिए फसल परिवर्तन करने का पुराने पद्धति रहा है। गांव में भी हमारे जैसे देते हैं कि एक दाने के जगह में एक दलीय फसल और दो दलीय फसल होता है, तो एक दलीय के बाद दो दलीय, दो दलीय के बाद एक दलीय। तो इस प्रकार से पद्धति पुरानी रही है। हम किसानों के हित में काम करने वाले लोग हैं और इसीलिए इस तरह की सलाह दे रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो जाए कि हमारे प्रदेश के पूरे जमीनें, पूरी मिट्टी, पूरी धरती, ये पूरी से पूरे जो है उसरीली न हो जाए। तो इसलिए उस चीज़ को भी बचाना है हमें। और दूसरी बात, उसकी आय को भी हमें बढ़ाना है। तो हमारे पैदावार को भी हम बढ़ाना चाहते हैं, उनकी फसलों के पैदावार भी बढ़ाना चाहते हैं, उसका उचित मूल्य भी बढ़ाना चाहते हैं। और इसीलिए धान भी लें, मक्का का भी फसल लें, तिलहन के भी फसल लें, दाल का भी फसल लें। तो इस प्रकार का अगर हम योजना बना के काम करते हैं तो सब्जियों का, मसाले का, इस तरह का अगर हम खेती करते हैं तो मैं समझता हूँ कि जैसे अभी अवर्षा की स्थिति निर्मित हुई, पूरे प्रदेश में, देश में हाहाकार मच गया, किस तरह से योजना चल रही है। तो इसलिए इस तरह से जो हम अगर विविध प्रकार का हम फसल लेते हैं, विविधीकरण की ओर हम जाते हैं, तो निश्चित ही अगर एक फसल डैमेज होगा तो दूसरा तीसरा फसल हमें लाभ देगा। इस प्रकार सोच लेकर के हम किसानों को हम मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनको जो सलाह दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। जी, कश्यप जी, मेरा सवाल आपसे है सर, क्योंकि जब से केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने अल नीनो की चर्चा की है कि इस बार देश में इसका असर देखने को मिलेगा, सूखे की स्थिति भी बनेगी, और राज्य सरकार भी लगातार कह रही है कि फसल विविधीकरण को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए, किसान भी इस ओर बढ़ें, तो इन दोनों के बीच में सामंजस्य के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है? क्योंकि खेती किसानी यानी कि सीधा जलवायु का असर सीधा खेती किसानी पर पड़ता है। देखिए, पहले तो मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पूरी टीम को बधाई देता हूं, और निश्चित तौर पे बहुत ही उपयोगी और किसानों के हित के दृष्टि से ये जो
किसान चौपाल रखा गया है और इसमें हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने जो आपके समक्ष में यहाँ पर उल्लेख किया, और लगातार हम जो खेती कर रहे हैं, खेती में हम कहीं ना कहीं से रासायनिक खाद का उपयोग और लगातार उत्पादन हम बढ़ाने के दृष्टि से हमारा फोकस उत्पादन बढ़ाने पे है, और उसके कारण से जो क्लाइमेट चेंज है वो लगातार बढ़ भी रहा है। अभी हमने देखा कई ने कहा कि हम ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई कर रहे हैं और ऐसे संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से इन सब चीज़ों पर आने वाले समय पे हमको विचार करने की आवश्यकता है। और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो पूरे देश से आह्वान कर रहे हैं कि हम प्राकृतिक खेती की ओर जाएं, परंपरागत खेती की ओर जाएं, मिलेट्स का उत्पादन करें, जैविक खेती करें, तो उस दृष्टि से लगातार हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में वो कार्य भी हो रहे हैं। माननीय कृषि मंत्री जी ने उसका संदर्भ में पूरे विस्तार से बताया, और हम केवल अर्थ की दृष्टि से काम ना करें, हमारे जीवन का भी कुछ अर्थ है, उस अर्थ को भी हम लोग को समझने की आवश्यकता है। और किसान हम सबका अन्नदाता है, और स्वाभाविक है नेचर में परिवर्तन और इस सब चीज़ों को लेकर के भी लगातार कोशिशें हो रही है और अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेगा। सहकारिता विभाग के दृष्टि से हम लोगों ने अभी 29 तारीख से लेकर के 6 जुलाई तक हम लोगों ने सहकारी सम्मेलन और विभिन्न आयोजन किए किसानों के साथ में, संगोष्ठी, संवाद, ताकि कैसे आने वाले समय में हम अपनी समृद्धि हम बढ़ा सकें, गांव की समृद्धि हो, हमारी समृद्धि हो, सरकार के ऊपर निर्भरता खत्म हो। और उस पर बहुत अच्छे सुझाव भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे आने वाले समय में परिणाम भी देखने को प्राप्त होंगे। और अभी तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आधार पर फसल में जैसा परिवर्तन की दृष्टि से माननीय कृषि मंत्री जी ने आपके समझ में बताया, अभी लगभग हमारे पूरे प्रदेश में डेयरी के दृष्टि से, गोटरी के दृष्टि से, फिशरी के दृष्टि से, लघु वनोपज की दृष्टि से हमारी समितियां और बढ़े और उसके दृष्टि से लोग तैयार हों। हमारा केवल धान पर ही हमारा पूरा फोकस नहीं हो। किसान का मतलब हर दृष्टि से, वो चाहे बतख पालन करे, चाहे मुर्गा पालन करे, चाहे वो गाय पालन करे, चाहे सुअर पालन करे, किसी भी क्षेत्र में मछली पालन करे, किसी भी क्षेत्र में वो काम करता है, तो वो किसान की दृष्टि से, वो अपनी समृद्धि की दृष्टि से अपने आप को तैयार करता है। और हम लोग उसकी दृष्टि से, हमारी सरकार उनको सपोर्ट भी करती है। तो कहीं ना कहीं से इन सब बातों को लेकर के हम बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि फॉरेस्ट के माध्यम से, तो फॉरेस्ट में भी हमारे यहाँ पर जो लघु वनोपज है, लगभग हमारे 75 प्रकार के हम लघु वनोपज में हम MSP हम उनको दे रहे हैं जी, ताकि हमारा जो जीवन जो लघु वनोपज पे आधारित है, वो वन को कैसे और संरक्षित करके रखना, ये भी एक उद्देश्य हो। और उसके साथ साथ उसको उत्पाद, उसके जितने भी हमारे लघु वनोपज हैं, उसके माध्यम से उनका जीवन में समृद्धि भी आए। तो इस तरीके से लगातार हम लोग काम भी कर रहे हैं और उसके परिणाम भी देखने को प्राप्त हो रहे हैं। और आने वाले समय में जो स्थितियां हैं और भी बेहतर होगी और लोग तैयार भी हो रहे हैं। और जितने हमने कोशिश की है और आने वाले समय में एक लक्ष्य निर्धारित करके उस तरीके से हम उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी टंकराम जी, मेरा सवाल आपसे है, और जब छत्तीसगढ़ में धान की पूरी किसानी का जो सिस्टम है, उसमें आपका विभाग बीच में आता है, नेताम जी का विभाग शुरू में आता है, फिर आपका विभाग जो पटवारी होते हैं, तहसीलदार होते हैं, रकबा तैयार करते हैं। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से छत्तीसगढ़ गुजरने की कोशिश कर रहा है या शुरुआत कर रहा है, तो उसको लेकर के आपके अमले की क्या तैयारी है?
मैं बधाई देता हूं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को, जिन्होंने किसानों की चिंता की और आज किसान चौपाल कार्यक्रम रखा, जिसमें हमारे प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए और कृषकों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो उपाय किए जा रहे हैं, जो योजना लाई गई है, उसकी बड़ी विस्तार से चर्चा की। और राजस्व विभाग के द्वारा नए तकनीकी का उपयोग हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी के आने के बाद 2023 से हमने राजस्व विभाग में बहुत से सुधार किए हैं, नई तकनीक का उपयोग किए हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग किए हैं और एग्रीटेक, जिससे किसानों के पैदावार को खरीदा जा सके, इसके लिए एग्रीटेक का उपयोग किए हैं। और राजस्व विभाग में सुधार के लिए हम ऑटो डायवर्सन और ऑटो नामांतरण को बहुत बड़े उपलब्धि मानते हैं और मोबाइल से या व्हाट्सएप से आप अपने ज़मीन का सारा विवरण देख सकते हैं। उनसे आप जो है B1 खसरा ये सारा चीज़ निकल जाता है। आज रजिस्ट्री के लिए बिक्री नकल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आज मोबाइल से ही ले सकते हैं। और डिजिटल प्रणाली का उपयोग करते हुए जैसे ऋण पुस्तिका, जिसको किसान पुस्तिका कहते हैं, इनके लिए बहुत परेशान होते थे किसान, आजकल वो ऑनलाइन हो गया है। किसान चाहे तो ऑनलाइन अपनी जो किसान किताब है उसको भी ले सकता है। और फौती का बड़ा दिक्कत होता था कि फौती के बाद उसके बच्चों के नाम मिलाने के लिए उनको 4 महीना 6 महीना चक्कर काटना पड़ता था, न्यायालय में खड़ा होकर के उनको आवेदन और उनका पेशी होता था भाई बहनों का। तो अब जो भूमि स्वामी है वो जीते जी अपने ज़मीन का बंटवारा कर सकता है और जैसे उनकी मृत्यु होती है तो ऑटोमेटिक वो नामांतरण हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है। और राजस्व विभाग में एक बड़ा विषय आता था जो अभी पिछले विधानसभा में विधेयक पारित हुआ कि सेकंड अपील के लिए कमिश्नर के पास जाना पड़ता था, एसडीएम के पास, कमिश्नर के पास। तो उससे क्या है कि लोगों का समय और धन बहुत व्यय होता है। जब मान लो अपना रायपुर संभाग है, रायपुर कमिश्नर के पास कोई प्रकरण आता है तो पूरे जिले के लोग यहाँ आएंगे, आने में जाने में, फिर कमिश्नर के पास इतना प्रकरण होता है कि सुनवाई में समय लगता है। तो उनको अभी सुधार करके जो सेकंड अपील है वो कमिश्नर को छोड़ करके कलेक्टर को दे दिए हैं, ताकि लोगों को राहत मिलेगी, समय पे उसका निराकरण हो जाएगा, निपटारा हो जाएगा। तो इस तरह से राजस्व विभाग में बहुत बड़े बड़े सुधार अभी माननीय अभी धान की खेती होने वाली है, धान की खेती शुरू हो चुकी है इनफैक्ट, और धान का रकबा को लेकर के आपके डिपार्टमेंट पर पिछले साल आरोप लगा कि बहुत सख्ती की, लोगों ने जितना धान लगाया था उतना नहीं दिखाया, इस तरह के आरोप लगे। तो सख्ती तो कम से कम बहुत ज़्यादा की, इस तरह की बात बहुत पारदर्शी है, डिजिटल का ज़माना है। जितना रकबा है, जितने में धान बुआई होती है, और इनका सर्वे एक चीज़ बता रहा हूँ कि हमारे जो पढ़े लिखे जो बेरोजगार हैं मोबाइल ऐप के माध्यम से करते हैं, उनको खसरा नंबर के हिसाब से उनको उनका भुगतान भी होता है। तो ये बोलते हैं कि पूरे रकबा को नहीं लिया गया, गलत है। जितने रकबा हैं, जितने खसरे हैं, सारे रकबे और खसरे जहाँ पे धान की खेती होती है वो पूरा यहाँ पे आता है। नीताम जी, मेरा सवाल आपसे है, चूँकि आज बहुत सारे पैनल हुए किसानों के साथ, कुछ किसानों ने कहा कि एआई, कुछ किसानों ने कहा कि स्मार्ट फार्मिंग हो रही है, कुछ किसानों ने कहा कि ड्रोन से अब खेती हो रही है। एआई, स्मार्ट फार्मिंग और इसके साथ ही ड्रोन को लेकर मेरा सवाल है कि जो छोटे किसान हैं उन तक पहुंचाने के लिए ये सुविधा कब तक पहुंच पाएगी, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी शुरुआत होती है, नए नए जो टेक्नोलॉजी आते हैं, तो शुरुआती दौर में थोड़ी सी परेशानी तो रहती है। अब जैसे अभी नया नया टेक्नोलॉजी आ गया, ड्रोन दीदी के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से हम जो है फर्टिलाइज़र का भी छिड़काव कर रहे हैं, कहीं कहीं पानी की भी ज़रूरत है तो उसका भी छिड़काव उससे कर ले रहे हैं।
अन्य जो हमारे ज़रूरत है उसके आधार पे उसका भी उपयोग कर रहे हैं। तो ये अभी सभी जगह जो उपलब्ध होना चाहिए अभी नहीं हो पाया है। हम लोगों ने बराबर भारत सरकार से भी आग्रह किया है, लेकिन अभी हम स्वयं के रिसोर्स से आगे चल कर के इसका विस्तार करेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम इसकी शुरुआत हम जितने भी हमारे केवीके हैं उन सभी केवीके में हमारे कम से कम ड्रोन वहाँ उपलब्ध हो जाए, उसके माध्यम से काफ़ी लोगों को जुड़ने का अवसर मिलेगा। तो मेरा ऐसा इस दिशा में लगातार मार्गदर्शन या फिर उन्हें मेरा सलाह भी रहता है कि कैसे हम इसको और प्रमोट करें। तो जैसे जैसे तमाम सारे जो टेक्नोलॉजी आ रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को गांव तक पहुंचने में, छोटे किसानों तक पहुंचाने में थोड़ी शुरुआत में दिक्कत हो रही है, लेकिन हमारी सरकार की पूरी चिंता है कि हम पूरे छत्तीसगढ़ के आम किसानों तक जो जो सुविधाएं आ रहे हैं, जो जो टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, यंत्रीकरण भी आ रहे हैं, तो हम गाँव तक कैसे हमारे ये सब पहुँचे इस दिशा में हम सब मिलकर के काम भी कर रहे हैं। एक चीज़ और है कि जब चर्चा हो रही थी तो बलदौआ बाजार में पता चला कि वहाँ पे जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी है, समितियों के माध्यम से सामूहिक तरीके से करीब 50,000 हेक्टेयर का शायद लक्ष्य रखा हुआ है या एकड़ का, वहाँ पे ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया और नैनो DAP का छिड़काव होगा। तो ऐसे मॉडल जो बड़े इनोवेटिव हैं, नए हैं, उसको तत्काल रिप्लिकेट नहीं करना चाहिए बाकी ज़िलों में ताकि किसानों को फ़ायदा मिल सके। कई जगह मांग हो रहा है। मैं अभी केवीके बोरगांव जिला हमारा कोंडागांव गया था, तो बोरगांव के वहाँ के कलेक्टर्स, वहाँ के अधिकारियों ने, हमारे विभाग के अधिकारियों ने ये मांग किया कि आप यदि यहाँ कुछ ड्रोन अगर दिलवा देंगे तो बहुत सारे जो मक्के में बाकी धान की फसल है, उड़द की फसल हो रहा है, उसमें छिड़काव को ज़रूरत पड़ती है तो हम कर लेंगे। तो हमने तत्काल वहीं पे बोला भी, घोषणा भी किया है कि हम चाहे जैसे भी हो हमें उपलब्ध हम करा देंगे। तो हम वहाँ पे ड्रोन भी उपलब्ध करा रहे हैं और वहाँ पे मक्का बुआई का मशीन चाहिए थी, उसके लिए भी कमिटमेंट हुआ है। तो इस तरह का मांग तो सब जगह है। वहाँ बड़े तादाद में महिलाएं जुड़ी हुई हैं और आज स्वयं जो है दीदियाँ जो हैं ड्रोन चला रही हैं। ड्रोन के माध्यम से तमाम सारे फर्टिलाइजर से ले करके अन्य जो केमिकल की जो ज़रूरत होती है उसका छिड़काव भी कर रहे हैं। उससे 1 घंटे में कई एकड़ ज़मीन उनका जो है छिड़काव कर ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ हमें मजदूर की भी कम ज़रूरत पड़ेगी, जब मजदूर कम ज़रूरत होगी तो लागत भी कम आएगा। तो इसलिए लागत भी कम आएगा और 1-2 आदमी से ही काम चल जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छा है जो आजकल जो टेक्नोलॉजी आ रहा है। मैं समझता हूँ कि लागत को कम करते हुए हमारी आमदनी कैसे बढ़े, इस दिशा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सोच यही है कि हमारे किसान कैसे सबल, मजबूत हों, समृद्धशाली हों। और उनके सोच के आधार पर ही तमाम तरह की जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ नैनो यूरिया है, नैनो DAP है, उसका छिड़काव करते हुए हमें जो लाभ दिखाई दे रहा है और डबल कराव जो हमें डबल फायदा जो आज दिखाई दे रहा है, इस दिशा में हमारे किसान काफ़ी जागरूकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी केदार जी, मेरा सवाल आपसे है, चूँकि आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये तो पैदावार करा लेते हैं, वो रकबा भी बता देते हैं, पैसा देना आपको है, ऋण देना आपको है, तो उसकी क्या तैयारी है? दूसरी चीज़ ये कि पिछली बार कई समितियों में इस तरह की बातें भी आई कि समितियों के पास धान खराब हुआ है, तो उन स्थितियों का फिर से पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए क्या तैयारी है? पिछले कुछ वर्षों में और यदि हम बात करें इन 2.5 वर्षों में धान का जो उपार्जन और उसके साथ साथ यदि बात करें 2023 में 102-3 लाख मीट्रिक टन धान के क्या उत्पादन होता था, आज वो लगभग 149 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है और सरकार उसको पूरी तरीके से खरीद रही हुई है। लगभग
हमारे यहाँ पर 2700 से ऊपर हमारे यहाँ पर उपार्जन केंद्र जहाँ धान खरीदी के कार्य किए जाते हैं। और अभी हमारी पूरी तैयारी कि हम यहाँ पर हमारे किसानों का जो धान का है उस धान को हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो भी उपार्जन है उसको उत्पादन है उसको हम लोग खरीदें, और उसकी पूरी तैयारी इस बार हम लोगों ने की, हमारी सरकार ने पूरी तरीके से की। पिछली बार कई स्थानों से ऐसा स्थिति आ रही थी कि बॉर्डर एरिया से धान आने की स्थिति होती थी, तो राज्य सरकार ने बॉर्डर एरिया को सील भी किया ताकि वहाँ के धान यहाँ पर ना आ सके, और उसके परिणाम भी अच्छे देखने को मिले। उसके साथ साथ यदि आपने कहा कि यहाँ पर जो बातें आती है कि कहीं पर कई स्थानों पर धान वहाँ पर पड़ा रह जाता है, तो इस बार मैं बताना चाहूँगा कि इस बार मार्केट की मैं समीक्षा कर रहा था, लगभग पूरे प्रदेश से जो धान का जो उठाव है वो लगभग हमारा 90-95% हो चुका था, और ये सतत रूप से जारी है। और जिसको अच्छे स्थानों पर आज ही हम लोग हमारे यहाँ पर जो गैप है उस गैप को कैसे ख़त्म करें, इसके लिए भी हमारी सरकार के माध्यम से अभी माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने 9 स्थानों पर 2500 मैट्रिक टन का गोदाम पैक्स पर दिया है। 2500 मैट्रिक टन का एक मतलब जो गोदाम है वो 2500 मैट्रिक टन का बनेगा, लगभग 1,73,00,000 रुपए का। तो उससे भी हमारे यहाँ आने वाले समय में जो यहाँ पर जितने भी धान का उत्पादन होता है तो वहाँ पर भंडारण की सुविधा वहाँ पर प्राप्त होगी, और हमारा जो किसान है उसको भी जो सरकार के माध्यम से, जिला सहकारी बैंक के माध्यम से जो उनको क्या कहते हैं अल्पकालीन ऋण की सुविधा है वो भी हमारी सरकार के माध्यम से दिया जा रहा है। गत वर्ष लगभग 8,900 करोड़ रुपए का अल्पकालीन ऋण दिया गया था, इस बार भी हमारा 9,000 करोड़ से ऊपर हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, और अभी भी लगभग हमारे कहते हैं किसानों ने 7,500 करोड़ से ऊपर कहते हैं अल्पकालीन ऋण लेकर के अपने आप को सशक्त बनाया। सरकार का काम है कि उनको सपोर्ट प्रदान करना, उनको सशक्त बनाना और उनकी कृषि व्यवस्था को सुचारू रूप से उनका निचले स्तर पर उसको सहयोग करना। तो ये माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में लगातार हो रहा है, और जिस तरीके से किसान, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ किसान के लिए बहुत ही समृद्ध रहा है, किसानों की दृष्टि से लगातार हमारी सरकार, माननीय मंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, खाद बीज की हो चाहे उसके अल्पकालीन ऋण की बात हो। ड्रोन के बारे में बता रहे थे माननीय मंत्री जी, किस तरीके से हमारे यहाँ पर ड्रोन दीदियाँ तैयार हो रही हैं, किस तरीके से आने वाले समय में हम लोग तय कर रहे हैं कि पैक्स के माध्यम से हम लोग पैक्स समिति के माध्यम से उस ड्रोन को हम लोन के माध्यम से उसको दिलवा सके, ताकि वहाँ पर वो पैक्स समिति भी वहाँ पर ड्रोन चला करके वो अपने आप का आय का एक जरिया बना सके। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिसके माध्यम से हमारी सरकार काम कर रही है, और धान का उत्पादन के साथ लेकर उसका बुआई से लेकर के सारा चीज़ की चिंता सरकार के माध्यम से किया जा रहा है, उनको अल्पकालीन ऋण से लेकर के। तो यहाँ पर किसानों को चिंता नहीं है। मुझे लगता है कि देश में सर्वाधिक यदि कहीं पर निश्चित और सबसे अधिक खुशहाल कोई कहीं पर किसान कोई है तो हमारे छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने जिस तरीके से किसानों का दाना धान खरीदने का लक्ष्य रखा, और उसके कारण से आज हमारे किसान भाई हर मन से यहाँ पर अपनी बातों को सुना रहे थे, किसी ने कोई शिकायत नहीं की। तो ये उदाहरण देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मंत्रीगण का, क्योंकि आपने जिस दूरदर्शी सोच को हम तक साझा किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। बहुत शुक्रिया सर। तो बिल्कुल जो सार्थक चर्चा रही उसके बाद हम चाहेंगे कि हमारे मंत्रीगण मंच पर ही मौजूद रहें, और इसके साथ ही मैं ये भी चाहूँगी कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा सर भी मंच पर आ जाएं और सम्मानित किया जाए, फेलिसिटेट किया जाए। तो इस चर्चा के जरिए हमने जाना किस तरीके से सरकार की योजनाओं का लाभ हर एक किसान तक पहुंच रहा है, चाहे हम बड़े किसानों की बात करें या फिर छोटे किसानों की बात करें, हर एक किसान सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहा है और उसके जरिए
कम लागत में अच्छा उत्पादन कैसे हो, उसके साथ ही यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ अग्रसर यहाँ पर नजर आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त मंच पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी भी मौजूद हैं और इसके साथ ही वन मंत्री केदार कश्यप जी भी मौजूद हैं और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी भी मौजूद हैं। तालियां बजनी चाहिए क्योंकि हर एक विभाग की सहभागिता के साथ ही कोई चीज़ सफल हो पाती है और जब हम कृषि क्षेत्र की बात करते हैं तो अनेक विभागों की सहभागिता ज़रूरी होती है क्योंकि किसान समृद्ध देश और इसके साथ ही छत्तीसगढ़, जिस तरीके से धान का कटोरा कहा जाता है, छत्तीसगढ़ कृषि समर्पित राज्य है और इसके साथ ही जब अलग अलग विभागों के मंत्री हमारे समक्ष मौजूद होते हैं तो उनके विचारों को हम जानते हैं, उनके विज़न को हम समझते हैं और इसके साथ ही सरकार का क्या रोड मैप है आने वाले वर्षों के लिए वो भी हमने जाना। तो इस चर्चा के ज़रिए हमने ये भी सीखा किस तरीके से अगर एक सुदृढ़ सोच के साथ सरकार आगे बढ़ती है